जय हिंद साथियों। और बताइए क्या हाल चाल है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज सावन की पहली सोमवारी भी है, तो महादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, जितने भी छात्र या जितने भी भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो न भी जुड़े हुए हैं, पूरा विश्व का आप कल्याण करें, है कि नहीं। आप लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, इसी तरीका से जो है मेहनत करते रहे और अपने जीवन में तरक्की करते रहे। तो साथियों, मैं कुंदन प्रकाश, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप जो है आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। और वो जो हमारा चैप्टर होगा वो है आधुनिक भारत में ब्रिटिशों की जो आर्थिक नीति थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई दोस्तों, तो इससे पहले जो हमने आपको 2 या 3 चैप्टर, जैसे कि यूरोपीय का भारत आगमन, कैसे कैसे उसका आगमन हुआ कंपनी सब का, है ना, जैसे कि पुर्तगाली के बारे में, डेनिश के बारे में, डच के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उन तमाम चीजों को जो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया है। उसके बाद 18वीं सदी में जितने भी नवीन स्वायत्त राज्य, यानी कि 18वीं सदी के आसपास जितने भी नए राज्यों का उदय हुआ, उस राज्यों के बारे में भी आप लोग पढ़े। उसके बाद बंगाल के गवर्नर से लेकर के बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, पुनः भारत के वायसराय, और फिर जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, उसके बाद भारत के वायसराय के जगह पर फिर से स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया और वो जो बने माउंटबेटन बने। और वहीं अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम और अंतिम जो हुए वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो साथियों, ये सब तमाम चीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर का आगाज करेंगे, है ना। और ब्रिटिशों की जो आर्थिक नीति थी उसके बारे में समझेंगे, आपको समझाएंगे भी, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बीच से छोड़ करके नहीं भागे, अन्यथा आपके जीवन में भाग दौड़ लगा ही रहेगा। इसलिए जो है वीडियो को अंत तक देखें। तो साथियों, कॉपी कलम निकाल लीजिए, हो जाइए तैयार और अपने दोस्तों के बीच अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उन्नयन जीएस एकेडमी जो अपना फैमिली है इसको जो है थोड़ा और बड़ा करने का प्रयास करें सब्सक्राइब करके। ठीक है साथियों, तो बिना टाइम गवाए हुए अभी से लेकर के जो 45 मिनट 50 मिनट का क्लास होगा उसमें जो है ब्रिटिश की आर्थिक नीति के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अभी तक जितने भी क्लास आप किए उसमें आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में व्यापार करने आई और वो जो थी व्यापार थी, वो जो व्यापार था, व्यापारी करने के लिए आया था। और व्यापारी करते करते यहाँ की कमजोरियों को, यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए उसने सबसे पहले राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अपना साम्राज्य का विस्तार किया और फिर शासन प्रशासन यहाँ पर जो अपना स्थापित करके यहाँ के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन चलाया भी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत व्यापार करने आई थी साथियों, उसको भारत जैसे देश से कोई लगाव नहीं था, उसको कोई लगाव नहीं था। उसको लगाव था तो सिर्फ अपने देश ब्रिटेन, इंग्लैंड से उसको लगाव था। ब्रिटिशों को अपने देश इंग्लैंड से उसको लगाव था, भारत से उसको कोई लगाव नहीं था साथियों। मौका पाते ही उसने भारत के लोगों के ऊपर शासन किया, अत्याचार किया, यहां से जो है धन संपत्ति लूट करके ब्रिटेन भी ले गया। आपको याद होगा बक्सर का युद्ध जब 1764 को हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध हुआ। और साथियों, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में और उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर टैक्स वसूलने के लिए कई सारे उपदीवान नियुक्त किए। वही बिहार का उपदीवान सिताब राय को, बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को और उड़ीसा का जो उपदीवान हुआ राय दुर्लभ हुआ। और इन सारे उपदीवानों को नियुक्त करके जो है यहाँ से टैक्स वसूला जाता था और वो टैक्स वसूली का काम किया।
और जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से जब इंग्लैंड पहुंचा तो रॉबर्ट क्लाइव का जो पिछलग्गू था मीर जाफर को नवाब बनाया था रॉबर्ट क्लाइव। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाया तो मीर जाफर जो है बंगाल का खजाना ही दे दिया रॉबर्ट क्लाइव को। और जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के खजाना को लूटकर जब ब्रिटेन पहुंचा तो वहां के लोगों के अंदर एक होर मचा। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर के पद पर आया तो उसके भी मन में लालसा थी कि हमें भी यहाँ अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो और हम भी जब यहाँ से धन लूट करके लेकर के जब ब्रिटेन में जाएं तो रॉबर्ट क्लाइव जैसा मान सम्मान हमें भी प्राप्त हो। तो ये सब तमाम घटनाएं थी, ये सब तमाम चीजों के बारे में हमने पीछे भी चर्चा किया है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शासन प्रशासन चलाने का काम किया, व्यापार करने का काम किया, तो एक आर्थिक नीति बनाई, जैसे कि वो अपनी नीति के तहत यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप किया, वो अपनी नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे कि राजहरप नीति हो गया, है ना, सहायक संधि नीति हो गया, गोद निषेध प्रथा हो गया। तो ये सब नीतियों के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन चलाने के लिए यहाँ से धन संपत्ति अधिक से अधिक कंपनी को कैसे प्राप्त हो, इस चीज के लिए उसने आर्थिक नीतियां भी लागू की। जैसे कि अभी हमारे देश भारत में भारत सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है, या इससे पहले जो भी सत्ता की सरकार रही हो, चाहे आने वाले समय में जो भी पार्टी की सरकार आई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में वर्तमान में जो भी सरकार है उसको देश के शासन प्रशासन चलाने के लिए क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, जनता से टैक्स चाहिए। और हम लोग टैक्स देते भी हैं, कई सारे टैक्स होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर देते हैं, कई सारे टैक्स अप्रत्यक्ष तौर पर देते हैं। जैसे कि वर्तमान में किसी भी राज्य के लिए या स्टेट के लिए जो अपने राज्य और स्टेट के लिए जो टैक्स का जो आमदनी का सरकार के आमदनी का जो मूल स्रोत है वो जीएसटी है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी है वो एक आमदनी का क्या है? मूल स्रोत है। और उस जीएसटी के माध्यम से या टैक्स के माध्यम से सरकार को जो धन संपत्ति प्राप्त होती है उससे वो शासन प्रशासन चलाती है, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, है ना, सैन्य व्यवस्था के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो रुपया खर्च किया जाता है ना, और इस तरीका से शासन प्रशासन देश की चल रही है। तो जब अंग्रेजों का शासन था उस समय टेक्नोलॉजियां उतनी विकसित नहीं थी, उस टाइम जो है जीएसटी वगैरह कुछ नहीं थे। उस समय जो है आमदनी का मूल जो स्रोत था यहाँ के लोगों के पास, आमदनी का जो मूल स्रोत था वो था कृषि। मतलब जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का भारत पर शासन प्रशासन स्थापित हुआ उस समय भारत के लगभग लोग कृषि करके जीते थे, कृषि पर आश्रित थे, खेती करते थे और खेती करके गेहूं उपजाते थे, धान उपजाते थे, चावल उपजाते थे, है ना, मकई उपजाते थे और जो है अपना व्यवहारिक जीवन व्यतीत करते थे। तो जब कंपनी का जब यहाँ अपना राज्य स्थापित हुआ तो उसने अपने हितों को देखते हुए यहाँ के किसानों के ऊपर ये दबाव बनाया और यहाँ पर जो कृषि परंपरा चली आ रही थी और उस कृषि के तहत यहाँ के किसान धान, गेहूं, मकई ये सब उपजाते थे, आलू उपजाते थे। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने फायदा को देखते हुए यहाँ के कृषि को वाणिज्यकरण कर दिया। वाणिज्यकरण करने का मतलब यहाँ की कृषि को व्यवसाय से जोड़ दिया, बिजनेस से जोड़ दिया। दोस्तों, अंग्रेज को लगा कि हमें आलू से, मकई से, गेहूं से, धान से कोई ज्यादा बेनिफिट हमको नहीं हो रहा है, हमें चाहिए तो चाहिए, हमें नील चाहिए, हमें अफीम चाहिए, हमें तंबाकू चाहिए, हमें सोरा चाहिए, है कि नहीं। और अंग्रेजों को जिस भी खेती से मतलब जो भी वस्तु की कृषि करने से उसको ज्यादा फायदा होती थी वही चीजों को जबरन अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों के ऊपर दबाव डाल करके खेती करवाया। इससे क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने किसानों को शोषण करना चालू किया, उसके ऊपर दबाव बनाया, जहां पर भारत जैसे देश में आलू, मकई, धान, गेहूं की खेती होती थी वहां पर उसी भूमि पर नील की खेती होने लगी, अफीम की खेती होने लगी, नशीले पदार्थों का खेती होने लगा, कपास की खेती होने लगी। इससे अंग्रेजों को फायदा होता था, यहां से वो कच्चा माल खरीदते थे
और ब्रिटेन ले जाकर के फिर वहां से जो है तैयार मतलब पक्का माल तैयार करते थे और फिर वही वस्तु को जो है भारत में आकर के भारत के बाजार में बेचा करते थे। इससे जो है अंग्रेजों को बहुत भारी मात्रा में फायदा हुआ करता था। तो जब यहाँ की भारत की भूमि पर कपास का खेती होने लगा, नील का खेती होने लगा, अफीम का खेती होने लगा, तो धीरे धीरे अकाल पड़ने लगे यहाँ पर, क्योंकि कपास तो खाने की चीज है नहीं, अफीम भी खाने की चीज नहीं है, नील भी खाने की चीज नहीं है। और जब इन सारी वस्तुओं की खेती होने लगी तो भारत की कृषि बंजर पड़ने लगी, मतलब उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति कम होने लगी, जिससे जो है धान, गेहूं, मकई ये सब चीजें की फसल ठप पड़ गई और धीरे धीरे जो है यहाँ के लोग अकाल से ग्रसित होने लगे। तो साथियों, अंग्रेजों को भारतीय से कोई मोह माया नहीं था और नहीं उसको भारत के प्रति कोई लगाव था। समय समय पर उसने नीतियों के तहत यहाँ के लोगों को सताने का प्रयास किया और यहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया। तो आइए दोस्तों, ब्रिटिशों ने जो आर्थिक नीति बनाया और उस नीति के तहत हमारे देश को बर्बाद करने का प्रयास ही नहीं बल्कि पूर्ण तरीके से बर्बाद भी किया, उस चीज को जो है अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारी क्लास आपको अच्छा लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। जब आप सपोर्ट करेंगे, और आप ही से हमें उम्मीद भी है, हमें सपोर्ट कौन कर सकता है? पढ़ने वाले छात्र करेंगे। पढ़ने ही वाले छात्र तो एक शिक्षक का सपोर्ट करता है। या आप हमें टीचर समझिए, भाई समझिए या दोस्त समझिए, जो भी समझना है समझिए, लेकिन सपोर्ट हमें आपसे ही मिल सकता है। तो आइए साथियों, ब्रिटिशों की आर्थिक नीति के बारे में जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई, ब्रिटिशों ने जो आर्थिक नीति अपनाई उसको कहा जाता है शोषणकारी नीति। मतलब कई सारी नीति बना करके यहाँ के लोगों को जो है उसने शोषण करने का काम किया अंग्रेजों ने। ठीक, उसके बाद हम आपको अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि भारत में जो आमदनी का मुख्य स्रोत था वो था राजस्व, मतलब भू राजस्व। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश थी और यहाँ पर जो है खेती गृहस्थी करके जो है जीवन यापन किया जाता था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो आर्थिक नीति अपनाया वो भू राजस्व आर्थिक नीति अपनाया। भू राजस्व आर्थिक नीति कैसे अपनाया? तो जमीन पर तो वो टैक्स ले नहीं सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जमीन पर, भूमि पर जो भी वस्तु की खेती की जाएगी, जो भी खाने वाले या खाद्यान्न की खेती की जाएगी और जितना उपज होगा उसी का एक निश्चित हिस्सा अंग्रेज कंपनी ले लिया करेगी। अंग्रेज कंपनी जो है उपज होने वाली वस्तु का एक निश्चित हिस्सा जो है ले लिया करेगी। और कर वसूलने के लिए उसने कई सारे भू राजस्व से संबंधित नीतियां लागू की और उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। और वही भू राजस्व नीतियां ला करके यहाँ के लोगों से अंग्रेजों ने टैक्स वसूलना प्रारंभ किया और कर वसूला भी और अपनी आर्थिक स्थिति को साथियों मजबूत भी किया। तो जब भू राजस्व नीतियां लाया उसमें से एक था रैयतबारी नीति। रैयतबारी एक जो नीति जो अपनाया वो थी रैयतबारी प्रथा। अब रैयतबारी प्रथा क्या था? अंग्रेजों ने इसको लागू क्यों किया? तो अंग्रेजों ने रैयतबारी प्रथा को लागू क्यों किया उसको समझते हैं। तो रैयत का मतलब जो है दोस्तों, रैयत का मतलब जो है सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। और रैयतबारी प्रथा के तहत किसान जो है डायरेक्ट अंग्रेजी कंपनी के खजाना में कर जमा करता था। किसान और अंग्रेज के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। और रैयतबारी प्रथा के तहत किसान जो है डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जो है टैक्स देता था, यानी कि कर देता था। रैयतबारी प्रथा के तहत किसान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था, यानी कि किसान जो है डायरेक्ट जाकर के जो है कर जमा करता था। और इसी व्यवस्था को जो है रैयतबारी व्यवस्था कहा गया। तो जब किसान अंग्रेजों को डायरेक्ट कर देता था, डायरेक्ट उसके खजाने में पैसा जाते थे, तो
अंग्रेजी कंपनी जो है अपने आप को आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत किया, बहुत मजबूत किया। ठीक, और इस व्यवस्था में यह भी था कि जो किसान अगर सही समय पर अंग्रेजी कंपनी के यहाँ, अंग्रेजी कंपनी के खजाने में कर अदा नहीं करेगी, उसकी जमीन छीन ली जाएगी, उसकी जमीन जो है छीन ली जाएगी। इस वजह से जो है किसान डर के मारे, ताकि हमारी जमीन न चली जाए, इस वजह से किसान जो है डायरेक्ट अंग्रेजी कंपनी के खजाने में जाकर के पैसा जमा करते थे, कर दोस्तों जमा करते थे। ठीक, ये थी रैयतबारी व्यवस्था। और रैयतबारी व्यवस्था का जो शुरुआत किया, रैयतबारी व्यवस्था का जो शुरुआत किया, इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, कैप्टन रीड। इस दोनों नाम को जो है आप ध्यान में रखेंगे कि रैयतबारी व्यवस्था या रैयतबारी प्रथा को जो सफल बनाने का जो श्रेय जाता है, सफल बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, ये दोनों व्यक्ति को जाता है। और किसान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में कर दिया करती थी, वो कर का जो भाग होता था उपज का 1/3 भाग होता था, उपज का 1/3। सोचिए कितनी बड़ी ये टैक्स की राशि हुआ करते थे। उपज का 1/3, 1/2 कीजिएगा तो लगभग आधा हो जाएगा, 1/2 आधा, और आधा से थोड़ा सा कम, 1/3 करने पर लगभग 33% के आसपास, लगभग 33% के आसपास। मतलब 100 रुपया अगर आपके पास आमदनी हो रही है, 100 रुपया इनकम हो रहा है, तो 33 रुपया जो है आपको कर में चुका देना है, कर में चुका देना है। इस तरीका से जो है अंग्रेजी कंपनी ने किसानों के ऊपर रैयतबारी प्रथा लागू करके किसानों का जो है दोहन किया, शोषण किया। समझ रहे हैं, 33% टैक्स ले लेता था अंग्रेजी कंपनी। ठीक, 1/3 भाग जो है निर्धारित किया गया था। और सबसे पहले जो है ये रैयतबारी व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू किया गया था मद्रास में, मद्रास में लागू किया गया था। और मद्रास के बड़ा महल गांव में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले रैयतबारी व्यवस्था जो लागू की गई थी साथियों मद्रास में, और मद्रास के बड़ा महल गांव में लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और प्रारंभ में जो है यह 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। प्रारंभ में 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। और जब मद्रास में इसको लागू किया गया, मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया, और जब यहां पर यह सफल हो गया, जब ये मद्रास के बड़ा महल में रैयतबारी व्यवस्था सफल हो गई, तो इसको जो है संपूर्ण मद्रास में, मतलब सबसे पहले मद्रास में बड़ा महल में लागू किया गया। और जब बड़ा महल में सफल हो गया रैयतबारी प्रथा, जब अंग्रेजों को लगने लगा कि नहीं यहां से हमें अच्छी खासी जो है टैक्स प्राप्त हो रही है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ा महल के साथ साथ संपूर्ण मद्रास में जो है इसको घोषित कर दिया। और संपूर्ण मद्रास के बाद संपूर्ण दक्षिण भारत में जो है रैयतबारी व्यवस्था को लागू भी कर दिया। ठीक, और संपूर्ण मद्रास में या संपूर्ण दक्षिण भारत में बात करें, जो लागू किया वो 1792 में लागू किया, 1792 में। इस भी सन को आप याद रखेंगे कि सन 1792 में अंग्रेजों ने संपूर्ण दक्षिण भारत में क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। सॉरी गलती हो गया, 1792 में बड़ा महल में लागू किया गया था। 1792 में कहां लागू किया गया था, बड़ा महल में। एक चीज हमसे मिस्टेक हो गया यहाँ पर कि रैयतबारी प्रथा जो सबसे पहले लागू किया गया था मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया था और 1792 में लागू किया गया। और जब मद्रास के बड़ा महल में जब ये सफल हो गया 1792 में, तो संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू कर दिया गया। संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू कर दिया गया।
जब मद्रास के बड़ा महल में रैयतबारी व्यवस्था को लागू किया गया तो मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो को बनाया गया। मद्रास का गवर्नर किसको बनाया गया? थॉमस मुनरो को बनाया गया। और थॉमस मुनरो जो है 1820 से लेकर के 1827 तक मद्रास के गवर्नर के पद पर रहे। फिर से समझिए इस बात को, फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब रैयतबारी व्यवस्था सबसे पहले 1792 में मद्रास के राजमहल में लागू किया गया, सॉरी बड़ा महल में, राजमहल बोल दिए, मद्रास के बड़ा महल में 1792 में जब लागू किया गया और मद्रास के बड़ा महल में 1792 में जब रैयतबारी व्यवस्था सफल हो गई तो संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू किया गया। संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू किया गया और मद्रास में, संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतबारी व्यवस्था को लागू कराने के लिए, सफल बनाने के लिए मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो को बनाया गया। किसको बनाया गया? थॉमस मुनरो को। और ये जो है 1820 से लेकर के 1827 तक मद्रास के गवर्नर के पद पर बने रहे। ठीक। और जब मद्रास में भी सफल हो गया तो 1825 में मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। जब मद्रास में भी जब ये सफल होने लगा रैयतबारी व्यवस्था तो 1825 आते आते जो है मुंबई में भी लागू कर दिया गया। मुंबई में भी, मुंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बड़ा महल में लागू किया गया 1792 में, उसके बाद जब यहां सफल हो गया तो 1820 में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो को बनाया गया ताकि ये रैयतबारी व्यवस्था को सफल बना सके। 1820 से 27 आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर थॉमस मुनरो का शासनकाल रहता है, ये गवर्नर बनता है। उसके बाद जब मद्रास के क्षेत्र में जब ये सफल हो गया तो 1825 में मुंबई में भी लागू कर दिया गया। और जब मुंबई में भी सफल हो गया रैयतबारी व्यवस्था तो संपूर्ण दक्षिण भारत में इसे लागू कर दिया गया। और दक्षिण भारत में जब इसे संपूर्ण दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया तो लगभग ब्रिटिश शासित क्षेत्र का 51% भूभाग पर, ब्रिटिश शासित क्षेत्र का 51% भूभाग पर जो है रैयतबारी व्यवस्था को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि रैयतबारी प्रथा जो है संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? तो रैयतबारी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के लगभग 51%, यानी कि 51% भूभाग पर जो है लागू था। ठीक है, तो ये था दोस्तों रैयतबारी व्यवस्था। और इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों का आर्थिक शोषण किया, दोहन किया और अधिक से अधिक कर उगाही करने का काम किया अंग्रेज। उसके बाद रैयतबारी के बाद इसको मिटा देते हैं। आप लिख लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। रैयतबारी व्यवस्था के बाद जो अगली आर्थिक इसने बनाया उसका नाम था महालवारी। महालवारी प्रथा। अब महालवारी प्रथा, जिस तरह से रैयतबारी प्रथा का जो है जनक या सफल बनाने का श्रेय थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को दिया जाता है साथियों, उसी तरीका से जो है महालवारी प्रथा के जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महालवारी प्रथा के जो है जनक है वो कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, हॉल्ट मैकेंजी ये जो है महालवारी प्रथा के जनक। अब समझते हैं महालवारी प्रथा। तो महालवारी प्रथा को ऐसे समझिए, महाल का मतलब होता है मुखिया। महाल का मतलब क्या होता है? मुखिया। अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाया, और मुखिया नहीं, गांव के मुखिया या ग्रामीण मुखिया भी कह सकते हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था महालवारी प्रथा के अंतर्गत ऐसा एक नियम बनाया, इसमें इसने ये व्यवस्था लागू किया कि जो गांव के मुखिया होते हैं, जो गांव के मुखिया या जो माननीय ग्रामीण होते हैं, उसको पता होता है कि हमारे गांव में कौन से किसान की स्थिति कैसी है या किस किसान के पास जो है कितना भूमि है,
और उस भूमि से कौन किसान को जो है कितना धन की उगाही होती है, धन की उगाही होती है। तो अंग्रेजों ने यह नियम बनाया कि प्रत्येक गांव से जो उस गांव का महाल होगा, यानी कि उस गांव का जो मुखिया होगा, उस मुखिया को किसानों से एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित कर जमा करके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में देना होगा। वही व्यवस्था कहलाया साथियों महलबारी व्यवस्था, महलबारी प्रथा। मतलब गांव के किसानों को गांव के किसानों से ग्रामीण मुखिया को, या जो गांव के जो मानिंदे व्यक्ति होते थे, उसको जो है गांव के किसानों से कर लेकर के अंग्रेजी कंपनी के खजाने में देना होता था इस महलबारी प्रथा के अंतर्गत। ठीक। और इसके जनक हॉल्ट मैकेंजी को तो ही माना जाता है, लेकिन बेहतरीन बना मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में। महलबारी प्रथा जो है ये सफल हुआ मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में। मार्टिन बर्ड तो याद रखेंगे, महलबारी प्रथा का जनक हॉल्ट मैकेंजी है। इसने ही इस प्रथा की शुरुआत की थी, सूत्रपात किया था, लेकिन सफल बनाने का काम जो है मार्टिन बर्ड किया था। मार्टिन बर्ड किया था। ये जो है महलबारी व्यवस्था जो है उत्तर भारत में लागू था। उत्तर भारत बोले तो उत्तर प्रदेश, बंगाल के क्षेत्र पर, बिहार के क्षेत्र पर, उड़ीसा के क्षेत्र पर इत्यादि क्षेत्र पर, यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र पर जो है, हरियाणा के क्षेत्र पर, पंजाब के क्षेत्र पर, उत्तर प्रदेश नहीं, बंगाल नहीं, यूपी हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब के क्षेत्र पर जो है महलबारी व्यवस्था लागू था। और ये लगभग ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भूभाग पर लागू था। 30% भूभाग पर जो है महलबारी व्यवस्था जो है लागू था। 30% भूभाग पर महलबारी व्यवस्था लागू था। वही रैयतबारी व्यवस्था के बारे में आपने जाना कि वो लगभग ब्रिटिश शासित के, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन प्रशासन चलाने का काम किया तो उसने संपूर्ण भारत को ही गुलाम नहीं बना लिया था। यह चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, अधिकतर भूभाग को उसने गुलाम जरूर बनाया था, लेकिन पूरे भारत को वो गुलाम नहीं बनाया था। कई सारे रियासत जो थे वो ब्रिटिश से जो है आजाद ही रहे, कभी जो है उनके चंगुल में नहीं फंसे। तो जितने भी इनका शासित क्षेत्र था, ब्रिटिश शासित क्षेत्र था, उसके 51% भाग पर रैयतबारी व्यवस्था और 30% भूभाग पर जो है महलबारी व्यवस्था जो है लागू था। कर वसूलने का जो आर्थिक नीति था और ये सब जो है प्रथाएं क्या थी, लागू थी। तो ये था साथियों महलबारी व्यवस्था। महलबारी के बाद एक इजारेदारी प्रथा है, इजारेदारी इजारेदारी प्रथा का मतलब यह होता था कि पहले आप रॉबर्ट क्लाइव को फिर से हम समझाते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना और उसका जो पिछलग्गू था मीर जाफर ने उसको बंगाल का खजाना ही दे दिया, तो क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को उस बंगाल के खजाने से बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हुआ। वो धन संपत्ति लेकर के ब्रिटेन गया और ब्रिटेन में गया तो उसकी खूब वाहवाही हुई। तो जब वो इतना धन संपत्ति लेकर के गया ना कि वहां के लोगों के अंदर एक होड़ मचा कि हम भी भारत जाए और वहां से जो है धन संपत्ति लूट करके आए। तो जब बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बन के आता है, तो वो भी चाहता है कि हमें भी रॉबर्ट क्लाइव के तरह हमें भी खूब ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति की क्या हो, प्राप्ति। तो वो क्या करता है, जो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में जो उप दीवान नियुक्त किए थे और उप दीवान के माध्यम से जो वो कर वसूली करता था, उस सिस्टम को जो है वारेन हेस्टिंग्स खत्म कर देता है। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा लागू करता है। इजारेदारी प्रथा का जो है मतलब सीधे तौर पे समझिए फार्मिंग सिस्टम, इसको फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठेकेदारी प्रथा भी कहते हैं और पंचवर्षीय प्रथा भी कहते हैं। पंचवर्षीय प्रथा, फार्मिंग सिस्टम और ठेकेदारी प्रथा। तो आपको ठेकेदारी से बहुत जल्दी समझ में आएगा। अंग्रेज ये कहता था कि इतने सारे क्षेत्र का, मान लीजिए कोई एक गांव है और उसकी बोली लगता था, उसकी जो है नीलामी होती थी। जो ठेकेदार
सबसे ज्यादा इस गांव का, जो ठेकेदार सबसे ज्यादा इस गांव का बोली लगाएगा या सबसे ज्यादा जो अंग्रेजी कंपनी को खजाने में जो है टैक्स देगी, उसी ठेकेदार को जो है कर वसूलने का अधिकार दिया जाएगा, उसी ठेकेदार को कर वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। इसी प्रथा को जो है इजारेदारी प्रथा कहा गया। और अंग्रेज जो है एक निश्चित इलाके का जो है बोली लगाता था, और जो सबसे चढ़ बढ़कर जो ठेकेदार उस बोली मतलब चढ़ बढ़कर जो है बोली लगाते थे, जो सबसे ज्यादा रकम देते थे खजाने में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी को जो है कंपनी उतने क्षेत्र का जो है क्या करती थी, कर वसूलने का अधिकार दे देती थी। और फिर इस इजारेदारी प्रथा के तहत अंग्रेजों को यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत से धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। स्वाभाविक सी बात है, किसी निश्चित क्षेत्र में जहां पे कर वसूलना है, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उसी को जो है कर वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। और इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा अधिक से अधिक कर की प्राप्ति हुई, और इस ठेकेदारों ने उस क्षेत्र के किसानों के साथ शोषण किया और अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया, टैक्स वसूला। तो ये था साथियों इजारेदारी प्रथा। तो हमने आपको पढ़ाया रैयतवारी प्रथा, हमने आपको पढ़ाया महलवारी प्रथा, और अभी हमने आपको पढ़ाया इजारेदारी प्रथा। रैयतवारी प्रथा सबसे पहले मद्रास के बड़ा महल में, उसके बाद संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद संपूर्ण दक्षिण भारत में, यानी कि 51% भूभाग पर महलवारी व्यवस्था लागू था। उसके बाद 30% भूभाग पर महलवारी व्यवस्था लागू था, 51% पर रैयतवारी, 30% पर महलवारी। और महलवारी व्यवस्था जो थी यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र पर, और वहीं इजारेदारी प्रथा जो थी ये था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर जो है इजारेदारी प्रथा का क्या किया गया था, सूत्रपात किया गया था। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और प्रथा आता है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, इसको मालगुजारी प्रथा भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को मालगुजारी प्रथा भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। और ये जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। कॉर्नवालिस जब वारेन हेस्टिंग्स का सेवा समाप्त हो जाता है और जब कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर के पद पर आता है, तो कॉर्नवालिस ने देखा कि यहाँ के किसानों से और अधिक से अधिक शोषण कैसे किया जाए। तो कॉर्नवालिस क्या करता है, अस्थाई बंदोबस्त लागू करता है। और कॉर्नवालिस जो है एक सहयोगी के तौर पे ये चेष्टा करता है कि हमें जो है भारत में एक सहयोगी मिल जाए, मतलब हमको सहयोग कौन कर सकेगा। तो कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या करता है कि किसान, और ये चल नहीं रहा है, किसान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक बिचौलिया नियुक्त किया, और वो जो बिचौलिया है जमींदार कहलाया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत कॉर्नवालिस ने जमींदारों को अपना सहयोगी बनाया ताकि हमें जमींदार से सहयोग मिल सके, और हम भारत में जो है हम अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। इस वजह से कॉर्नवालिस ने जमींदारों को अपना सहयोगी बनाया और जमींदारों को यह अधिकार दिया कि आपको किसानों से कर वसूलना है और कर वसूल करके ब्रिटिश खजाने में देना है। इसने इस व्यवस्था को लागू तो कर दिया, लेकिन कर का एक निश्चित सीमा जो होता है कि कितना कर वसूलना है, इस चीज को इसने लागू नहीं किया। इसने सीधे तौर पे कहा जमींदार को कि आप किसान से जितना कर वसूलिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कर वसूलिएगा, उसका 90% कंपनी के खजाने में दे देना होगा और 10% आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 100 रुपए वसूलते हैं तो 90 रुपए कंपनी के खजाने में जाएगा और 10 रुपया आपका हो जाएगा। निश्चित कर सीमा तो निर्धारित था नहीं। अब जमींदारों ने सोचा इस
परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त प्रथा के तहत जमींदारों ने किसानों का शोषण करना चालू किया। जमींदारों ने किसानों का बहुत से बहुत शोषण करना चालू किया। जमींदार सोचा कि अगर हम कंपनी को 100 रुपया देंगे तो हमें 10 रुपया मिलेगा, अगर 200 देंगे तो 20 रुपया मिलेगा, 300 देंगे तो 30 रुपया मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हम कंपनी को कर देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम कंपनी को कर देंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हमको हिस्सेदारी बनेगी। और इस लोभ से, इस लालच से अंग्रेजों ने तो यहाँ के किसानों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण तो किया ही किया, लेकिन यहाँ के जमींदारों ने भी इस स्थायी बंदोबस्ती के माध्यम से, परमानेंट सेटलमेंट प्रथा के तहत यहाँ के जमींदारों ने भी किसानों का शोषण करना चालू किया, किसानों का शोषण करना चालू किया। और इस स्थायी बंदोबस्ती के माध्यम से यह भी नियम बनाया गया था कि एक निश्चित तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले जमींदारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में टैक्स जमा कर देना है, टैक्स जमा कर देना है। जो भी किसान गरीब मजदूर हुआ करते थे, जो सूर्यास्त से पहले टैक्स नहीं भर पाते थे, जमींदारों को नहीं दे पाते थे, तो उससे जमीन जो है ये जमींदार छीन लेता था, उससे जो है वो जमींदार छीन लेता था, या उस जमीन की नीलामी कर दी जाती थी, उस जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। और इससे क्या हुआ कि किसानों का शोषण होते गया और किसानों के हाथ से जमीन जमींदारों के हाथ में चलाते गया, है ना, चला गया। और अंग्रेजों ने यह भी नियम लगाया था कि अगर सूर्यास्त से पहले जमींदार अंग्रेजी कंपनी के खजाने में पैसा जमा नहीं करती है, कर जमा नहीं करती है, तो उनके हाथ से जमींदारी छीन ली जाएगी। तो जमींदारों के मन में यह भी डर बना रहता था कि अगर हम सूर्यास्त से पहले कंपनी के खजाने में कर नहीं देंगे तो हमारी जमींदारी न चली जाए। और इस वजह से जमींदार अपनी जमींदारी खोने के डर से इसने किसानों के ऊपर बहुत शोषण किया, बहुत से बहुत शोषण किया। और जो किसान टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं दे पाते थे, उससे जो है जमीन छीन ली जाती थी या उनकी जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। तो साथियों, इस वजह से जो है सूर्यास्त का कानून भी जो है इस नियम को कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे अस्थायी बंदोबस्त में क्या क्या होता था, तो इस तरीका से होता था। और कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त का क्या किया था, सूत्रपात किया था। और ये जो है अस्थायी बंदोबस्त जो है संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू था। साथियों, आप याद कीजिए 51% रैयतवारी, 51% रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी प्रथा दक्षिण भारत में। उसके बाद 19% अस्थायी बंदोबस्त, 19% अस्थायी बंदोबस्त, और उसके बाद 30% जो था महलवारी, 30% महलवारी था। 30% ब्रिटिश शासित भूभाग के 30% क्षेत्र पर महलवारी था, 51% पर रैयतवारी था और 19% पर अस्थायी बंदोबस्ती था। आप सबको जोड़िएगा तो लगभग 100% हो ही जाएगा। ठीक, इस तरीका से जो है अंग्रेजों ने ये सब नीति के तहत यहाँ के किसानों का शोषण किया और अधिक से अधिक कर उगाही करने का काम किया। ये सब प्रथाएं थी। ये सब प्रथाएं के बारे में जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आप संभवतः समझ भी गए होंगे। अगर ना समझे हैं तो वीडियो को जो है फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। उसके बाद एक था तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा, एक था तिनकठिया प्रथा। और तिनकठिया प्रथा जो लागू था खासकर बिहार के चंपारण जैसे गांव में लागू था। तिनकठिया प्रथा का मतलब यह होता था, तिनकठिया प्रथा का मतलब यह होता था कि अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों के ऊपर दबाव बनाया कि जो भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की उगाही करना, नील की खेती करना जरूरी है। क्यों जरूरी था? तो यहां से जो है अंग्रेज उस टाइम जो है ब्रिटेन में
औद्योगिकरण क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी और वहां पर नील की डिमांड बढ़ गई थी, नील की डिमांड बढ़ गई थी। इस वजह से अंग्रेजों को नील से ज्यादा मुनाफा होता था, इसलिए यहाँ के किसानों के ऊपर नील की खेती करने की जबरदस्ती की थोप दिया। और जब नील की डिमांड मार्केट में कम हो गई, जब कृत्रिम नील की खोज हो गई और जब नील की कीमत बाजारों में कम हो गई, मांग कम हो गई, तो किसानों को कोई खास मुनाफा नहीं मिलता था। और नील की खेती करने में एक ये समस्या थी कि जिस भूमि पर नील की खेती की जाती थी वो भूमि बंजर भूमि हो जाता था, वो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। तो अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर एक ऐसा नियम थोपा कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य है, और वही प्रथा जो है 3 कट्ठिया प्रथा कहलाई। और ये जो है खासकर बिहार के चंपारण जैसे क्षेत्रों में जो है इस प्रथा को लागू किया गया, 3 कट्ठिया प्रथा को लागू किया गया। अंग्रेज इस प्रथा के तहत कृषि का जो वाणिज्यकरण किया ही किया, कृषि का वाणिज्यकरण किया ही किया और अपने फायदा के अनुसार कृषि करवाया। 3 कट्ठिया प्रथा के तहत अंग्रेजों को लगता था कि हमें नील की खेती में ज्यादा फायदा होती है, तो इसी फायदा के तहत जो है अंग्रेजों ने 3 कट्ठिया प्रथा को चंपारण जैसे क्षेत्र में लागू किया। ठीक, जब यहाँ के किसान यहाँ के किसान जो है इस 3 कट्ठिया प्रथा से जब उब गए, यहाँ के किसान जब 3 कट्ठिया प्रथा से जो है उब गए, जब इनकी खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगी, यहाँ के किसान 3 कट्ठिया प्रथा से उब गए, जब इनकी खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगी, किसानों को एक निश्चित दर नहीं मिल पाता था। नील की खेती करने में जितना खर्च होता था उतना खर्च भी इनको जो है नहीं मिल पाता था, तो यहाँ के किसान उब गए, पूरा 3 कट्ठिया प्रथा से नील की खेती करने से उब गए। और यहाँ के किसानों ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से अनुनय भी नहीं किया, किसी तरह जो है 3 कट्ठिया प्रथा को समाप्त करवा दिया जाए। जैसे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ये सब कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन सब से अनुनय भी नहीं किया यहाँ के किसानों ने, लेकिन कांग्रेस के किसानों ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1915 में क्या होता है, 1915 के आसपास महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। तो यहाँ के किसानों के मन में एक ये विचार था कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करके दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को अधिकार दिलवाया था। जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और उनके साथ जो वहां भेदभाव होता था, तो महात्मा गांधी ने वहां पर रह रहे या वहां पर बसे हुए भारतीयों को अधिकार दिलवाने का काम किया था। तो यहाँ के किसानों के मन में एक जिज्ञासा उठी कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में यहाँ के भारतीयों का हक दिलवा सकते हैं, तो जब हम अपनी बातों को गांधी जी तक पहुंचाएंगे, गांधी जी के सामने हम अपनी बात को रखेंगे, तो गांधी जी हमें भी अपना जो है हक और अधिकार दिलवाएंगे। जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, तो 1916 में हो रहा था लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 में, और इस लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी थे। तो यहाँ पर एक चंपारण का किसान रहता है जिसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ला या राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाता है और गांधी जी से मुलाकात करता है, और राजकुमार शुक्ल अपनी व्यथा सुनाते हैं, यानी कि चंपारण के किसानों की व्यथा सुनाते हैं महात्मा गांधी को कि गांधी जी देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, अंग्रेज जबरन हमसे नील की खेती करवा रही है, जिससे हम लोग को घाटा लग रहा है, जितनी खर्च होती है खेती करने में उतना भी हम लोग को जो है नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग को शोषण किया जा रहा है 3 कट्ठिया प्रथा के तहत। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, समय रहते हम चंपारण आएंगे और आपके लिए हम आवाज बुलंद करेंगे, आपके लिए आवाज बुलंद करेंगे। राजकुमार शुक्ल वहां से वापस आते हैं, इनके मन में रहता है पता नहीं गांधी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन गांधी जी जो है इस किसान की जब व्यथा सुने, राजकुमार शुक्ल का दुख दर्द सुने, तो इनके मन में एक व्यथा जगी और
अप्रैल 1917, अप्रैल के महीने में, अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। महात्मा गांधी कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचे। जब महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे तो यहाँ के किसानों को उसने एकत्रित किया। महात्मा गांधी ने वहां के किसानों को उन्होंने एकत्रित किए और किसानों को एकत्रित करके पहले तिनकठिया प्रथा के बारे में जाना, नील की खेती के बारे में जाना और वहां के किसानों से राय विचार लिए। जब वहां के किसानों की दयनीय अवस्था से महात्मा गांधी अवगत हुए तो महात्मा गांधी बोले ठीक है, इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसा का तो आंदोलन होगा नहीं। और महात्मा गांधी के मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर हम मुफ्त में आंदोलन करते हैं तो हो सकता है जो किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो किसान धीरे धीरे हमसे हटने न लगे। जैसे कि फ्री का कोई भी चीज, फ्री का जो चीज होता है ना, मुफ्त का जो चीज होता है उसकी अहमियत नहीं होता है। जैसे कि यूट्यूब पर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यह मुफ्त का चीज है, इसकी हमें अहमियत नहीं मिल रही है, हमें पता है। जब महात्मा गांधी को लगा कि मुफ्त में अगर हम आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कल के डेट में हमें इसकी अहमियत न मिले, तो महात्मा गांधी ने कहा कि आंदोलन हम करेंगे लेकिन इसके लिए एक निश्चित राशि की जरूरत पड़ेगी। और महात्मा गांधी सोचे किसी एक छोटी सी रकम अगर किसानों को बता दिया जाए और छोटी सी रकम एकत्रित कर लिया जाए तो जो भी किसान हमसे जुड़ेंगे तो उनको लगेगा कि से नहीं, आंदोलन करने में मेरा पैसा खर्च हुआ है। इस वजह से जो है किसान लास्ट तक, जब तक आंदोलन सफल न हो जाए तब तक महात्मा गांधी से जुड़े रहे किसान। इस वजह से महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि आप सभी किसान जो है, पूरे गांव के किसान 25-25 पैसा इकट्ठा कीजिए। 25-25 पैसा क्या कीजिए? इकट्ठा कीजिए, मतलब 1/4, 1 रुपया का चौथा भाग। आप सभी किसान 25-25 पैसा इकट्ठा कीजिए और जब पैसा एकत्रित हो जाएगा उसी पैसा से जो है हम लोग आंदोलन करेंगे और सबको, आप सबको जो है मिलकर मेरी मदद करनी होगी, सहयोग करनी होगी। ये नहीं कि आज आंदोलन शुरू हुए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कहीं दमनात्मक कार्रवाई किया और जो है आप लोग छोड़ करके निकल दिए, ऐसा नहीं। मतलब आपको गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा, तब जाकर के आपको हक और अधिकार मिल पाएगा। सारे किसानों से 25-25 पैसा इकट्ठा किया गया। उसके बाद सारे किसानों के साथ मिलकर के महात्मा गांधी ने चंपारण में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला यह सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के अन्य नेताओं और महात्मा गांधी में सिर्फ यही अंतर था कि महात्मा गांधी जमीनी हालात थी, जमीन से जुड़े हुए मुद्दा को उठाते थे। महात्मा गांधी जमीन से जुड़े हुए हालात को देखते थे, जमीनी मुद्दा को उठाते थे और एक आंदोलन के माध्यम से उसको राष्ट्र स्तर तक पहचान दिलाते थे और उसको सफल बनाते थे। जबकि कांग्रेस के अन्य नेता जो थे वो बड़े बड़े मुद्दों को उठाते थे, चाहे भले ही राष्ट्र स्तर तक पहुंचे चाहे न पहुंचे। तो महात्मा गांधी को समझना इतना आसान नहीं है साथियों। उनके ऊपर भले ही आज के कुछ टुटपुंजिए लोग या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग गांधी के ऊपर उंगली तो उठा देता है, लेकिन जब आप गांधी जी के वास्तविक जीवन को आप समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे तब आपको लगेगा कि इसे नहीं, गांधी कोई व्यक्ति थे तो थे, अब भी बनिया का हैसियत औकात नहीं है कि ब्रिटेन और लंदन जाकर के पढ़ाई और अमेरिका जाकर के पढ़ाई कर ले। लेकिन गांधी सोचिए उस समय विदेश जाकर के पढ़ाई किए थे, उस टाइम विदेश जाकर के पढ़ाई किए थे। और जब गांधी जब पढ़ करके जब भारत आया और जब यहाँ की स्थिति को उसने देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो जनता है, हमारे देश की जनता है, अर्धनग्न फकीर है, पहनने के लिए तन पर वस्त्र नहीं है, खाने के लिए जो है फूटी कौड़ी नहीं है। तो गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन निर्वासित होने का मतलब ये किया। गांधी जी ने अपना लगभग पूरा जीवन निर्वासित होकर के गुजार दिया, एक धोती पर गुजार दिया। वो गांधी जो उस टाइम बड़े बाप का बेटा हुआ करते थे और विदेश गए थे पढ़ने के लिए, और वो गांधी अपने देश की जनता की स्थिति को देखते हुए अपना वस्त्र तक तैयार कर देते हैं और एक धोती पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और उस गांधी के बारे में जब आज के लोग, चमनचूतिए लोग जो उंगली उठाते हैं, ये कहीं से शोभा नहीं देता। ठीक, इसलिए गांधी के ऊपर उंगली उठाने से पहले गांधी जी को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो गांधी जी ने वहां पर किसानों के साथ मिलकर के चंपारण सत्याग्रह किया
और जब चंपारण सत्याग्रह धीरे धीरे मजबूत स्थिति लेने लगी, चंपारण सत्याग्रह जब धीरे धीरे सफल होने लगी, तो अंग्रेजों के मन में यह आया कि इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए। अंग्रेज चाहता था कि गांधी जी को चंपारण से बाहर कर दे, अंग्रेज चाहता था गांधी जी को चंपारण से बाहर कर दे और चंपारण सत्याग्रह को दबा दे। गांधी जी ने कहा हम चंपारण से बाहर तो नहीं जाएंगे, जब तक आंदोलन को सफल नहीं बनाएंगे हम चंपारण से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब आप हमें जो आज्ञा दीजिएगा हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, अवज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे और चंपारण में रह करके ही हम आज्ञा का पालन करेंगे। अंग्रेज जो आज्ञा देता था वो गांधी जी उसका पालन करते थे, अब अवहेलना नहीं करते थे और शांति तरीके से इस आंदोलन को किया करते थे। इस वजह से चंपारण सत्याग्रह को पहली सवज्ञा आंदोलन भी कहा गया, पहली सवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। ठीक, पहली सवज्ञा नहीं, सविनय अवज्ञा, पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया, पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। चंपारण सत्याग्रह को पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया इस वजह से कि गांधी जी बोले कि आप जो हमें आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे, लेकिन चंपारण से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि सबके सब गांधी जी का सपोर्ट ही कर रहे थे, नहीं, कुछ ऐसे किसान थे जो गांधी जी का विरोध भी कर रहे थे। जैसे कि दक्षिण भारत का एक किसान नेता हुआ, दक्षिण भारत का एक किसान नेता हुआ जिसका नाम था एनजी रंगा। एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध भी किया। जब अंग्रेजों को लगने लगा कि गांधी दबने वाले नहीं है, तो उस टाइम एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था इरविन भारत के वायसराय के पद पर नहीं था, लेकिन वो भारत में था, इरविन क्या करता है कि गांधी जी को खाने के लिए बुलाता है, गांधी जी को मिलने के लिए बुलाता है। गांधी जी को इरविन गांधी जी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी खाने से मना कर देते हैं। इरविन यहाँ पर एक प्लानिंग करता है अपने बावर्ची के साथ मिलकर के। इरविन का एक बावर्ची था जो खाना बनाने का काम करता था, उसका नाम था बत्तख मियां। गांधी जी बत्तख मियां को बोलता है कि हम गांधी जी को मिलने के लिए बुलाए हैं, तुम क्या करना कि खाना में जहर मिला देना, गांधी जी खाएंगे और वहीं से गांधी जी का काम समाप्त हो जाएगा। गांधी जी जाते हैं इरविन से मिलने के लिए, गांधी जी खाने से मना कर देते हैं। तो इरविन दूध पीने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इरविन जो है बत्तख मियां को इशारा करता है कि तुम दूध में जहर मिला दो, लेकिन बत्तख मियां उस समय जो है भारतीय होने के नाते गांधी जी के लिए वफादारी का काम करता है और दूध में जहर नहीं मिलाता है। गांधी जी दूध पीने के लिए मान जाते हैं। जब गांधी जी को दूध दिया जाता है तो दूध में तो जहर था नहीं, गांधी जी वहां से बच निकलते हैं। तो साथियों, बत्तख मियां जो है गांधी जी को उस समय बचाने का काम भी किया था। ठीक, तो आप इस चीज को आप याद रखेंगे। जब चंपारण सत्याग्रह धीरे धीरे सफल होने लगा, चंपारण सत्याग्रह धीरे धीरे सफल होने लगा, तो इसकी जांच पड़ताल, तिनकठिया प्रथा की जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन। इस कमेटी के तहत इसका जो है अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया। फ्रैंक सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया फ्रैंक सलाई के नेतृत्व में। और गांधी जी भी इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य थे। गांधी जी भी इस एग्रेरियन कमेटी के क्या थे? सदस्य थे। तो गांधी जी ने फ्रैंक सलाई को समझाने का प्रयास किया कि देखिए, अभी वर्तमान समय में नील की उतना मांग है नहीं, कृत्रिम नील की खोज हो चुका है, किसानों का शोषण हो रहा है, किसान से नील की खेती करवाई जा रही है, किसानों को घाटा लग रहा है, जितना वो खेती करने में उनका खर्च आता है उससे जो है उतना उनको मुनाफा भी नहीं मिल पाता है, और चंपारण की भूमि धीरे धीरे बंजर होते जा रही है।
इस तरह से अगर सारी भूमि बंजर हो जाएगी तो फिर किसान क्या उपजाएंगे और क्या खाएंगे। तो गांधी जी ने इस तरह से तथ्यात्मक बातें करके फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में कर लिया। कहने का मतलब यह हुआ कि गांधी जी से अंग्रेज प्रभावित क्यों हो जाता था। गांधी जी में एक ये क्वालिटी थी कि गांधी जी जो भी बात करते थे अंग्रेजों से तथ्यात्मक बात करते थे, तथ्यात्मक बात करते थे। इसलिए अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटेन का अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ अंग्रेज आता था उसको कहता था कि भारत में जाना तो एक व्यक्ति मिलेगा, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं होगा, हाथ में लाठी मिलेगा, एक धोती पहने हुए रहेगा, सबसे तुम आंख मिलाकर बात करना, लेकिन उस व्यक्ति से आंख मिलाकर के बात नहीं करना, नहीं तो वो व्यक्ति जो है तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये थी गांधी की पावर, ये थी गांधी की पावर। गांधी जी ने फ्रैंक सलाई को तथ्यात्मक बातें बताते हुए फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में कर दिया और फ्रैंक सलाई ने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि दिनकठिया प्रथा जो है वास्तव में किसानों के हित में सही नहीं है और ये किसानों का शोषण हो रहा है, यहाँ से यहाँ की भूमि बंजर हो रही है। और जब फ्रैंक सलाई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो साथियों दिनकठिया प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इस तरीका से गांधी जी को जो प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह को पहले सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। इस तरीके से जो है उसने यहाँ के किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़कर यहाँ के किसानों को उन्हें हक दिलवाया और इस तरीके से इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाकर पहचान बनाकर के इस आंदोलन को सफल बनवाए गांधी जी। ठीक, तो ये था साथियों दिनकठिया प्रथा। ठीक, दिनकठिया प्रथा को आप समझ गए। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देखते हैं। अब एक दो प्रथा और है, उसको फटाफट देख करके आज की क्लास को यहीं पे हम लोग रोकने का काम करेंगे। ज्यादा नहीं, 40-50 मिनट से ज्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो आप लोग जो है ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो आप लोग नहीं करते हैं। उसके बाद एक प्रथा चलती थी साथियों जिसका नाम था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, ददनी प्रथा, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में क्या होता था दोस्त कि अंग्रेज क्या काम करता था, किसानों को खेती करने के लिए अग्रिम राशि दे देता था। किसानों को खेती करने के लिए अंग्रेज अग्रिम राशि दे देता था और किसानों से एग्रीमेंट करवा लेता था कि आप जो फसल बेचेंगे, आप जो फसल बेचेंगे वो फसल आप हमें ही देंगे और कम मूल्य पर देंगे, कम मूल्य पर देंगे। अंग्रेज किसानों को क्या करता था, अग्रिम राशि मुहैया करवाता था खेती करने के लिए, और अग्रिम राशि जब मुहैया करवाता था तो एक एग्रीमेंट करवा लेता था अंग्रेज, और उस एग्रीमेंट के तहत उस किसान का शोषण किया जाता था और कम से कम राशि देकर के उस किसान से जो है अनाज खरीदा जाता था, कम से कम राशि देकर के। जैसे किसी व्यक्ति ने गेहूं की खेती की, 10 बीघा में गेहूं लगाया, हमने उस व्यक्ति को पैसा दिया खेती करने के लिए और हमने उसको बोला कि आप जब गेहूं बेचेंगे तो आप हमें ही देंगे, और हमने एग्रीमेंट करवा लिया। मानकर चलिए गेहूं का भाव बाजार में 20 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है। ठीक, 20 रुपए किलो गेहूं का भाव है बाजार में, और जब हमने उससे गेहूं खरीदा तो फसल उपजने से पहले ही हमने उससे एग्रीमेंट करवा लिया कि जब आप गेहूं बेचेंगे तो हम आपसे 14 रुपए गेहूं लेंगे, 14 रुपए गेहूं लेंगे। और इस तरीका से जो है अंग्रेजों ने ददनी प्रथा के तहत एग्रीमेंट करवा करके किसानों का शोषण किया और इस प्रथा के तहत किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो ये था साथियों ददनी प्रथा। एक प्रथा थी जिसका नाम था दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा, दुबला हाली प्रथा, दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा को जानते हैं। दुबला हाली प्रथा जो है साथियों ये सूरत में प्रचलित था, सूरत में। दुबला हाली प्रथा जो है सूरत में प्रचलित था, सूरत में। इसमें क्या होता था दुबला हाली प्रथा में कि जो छोटे किसान हुआ करते थे या दास हुआ करते थे या मजदूर हुआ करते थे। दास का मतलब यह हुआ कि प्राचीन काल से ही व्यक्ति की खरीद बिक्री होती आ रही है भारत में। पहले जो है दास प्रथा के तहत व्यक्ति की खरीद बिक्री होती थी और व्यक्ति को खरीद करके लाया जाता था और उसको दास बना करके रखा जाता था, उसे काम वगैरह करवाया जाता था। और दास प्रथा का अंत एलन ब्रो किया है, एलन ब्रो किया है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे।
तो दुबलाहाली प्रथा के तहत जो गरीब किसान होते थे या छोटे वर्ग के किसान होते थे, है ना, वो जो है अपना मालिक जमींदार को समझते थे, वो जो है अपना मालिक जमींदार को समझते थे और अपना संपत्ति का भी मालिक जमींदार को ही समझते थे। जो दास हुआ करते थे, जो गरीब किसान हुआ करते थे या जो छोटे वर्ग के किसान हुआ करते थे, वो दुबलाहाली प्रथा के तहत अपना मालिक और अपना घर द्वार का भी मालिक, मतलब अपना सब कुछ का मालिक जो है वो जमींदार को ही समझते थे और उस जमींदार के अंडर में रह करके उसका खेती बाड़ी संभालने का काम करते थे और एक दिनहीन मजदूर की तरह उनके यहाँ रहा करते थे और उनका मानना था कि मेरा जो भी है मालिक जमींदार ही है। तो ये था साथियों दुबलाहाली प्रथा, और दुबलाहाली प्रथा के तहत गरीब किसान, दास, ये सब का जो है जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के तहत हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि अंग्रेजों ने कौन कौन सी आर्थिक नीति लागू करके यहाँ के किसानों का शोषण किया, क्योंकि उस समय भारत में आमदनी का एकमात्र स्रोत था कृषि और कृषि का काम जो है किसान ही किया करते थे। और इस वजह से अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा, ये सब के तहत यहाँ के किसानों को शोषण करने का काम किया। अंग्रेजों ने शोषण तो किया ही किया, साथ ही साथ यहाँ के जमींदारों ने भी यहाँ के किसानों का खून चूसने का काम किया, खून चूसने का काम किया। तो ये था साथियों ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। शेष बचे क्लास को हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे, एक क्लास और लेंगे और इसकी नीति को खत्म करेंगे। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए, तो आप हमारे चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।